अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले बात होगी एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने की हिदायत। जी हाँ, बानी पीटीआई ने यह हिदायत दी है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो जारी रखी जाएगी। हाँ, अगर हमें संजीदगी नज़र आई हुकूमती रवैये में तो ये कॉल हम वापस लेंगे। अब सवाल ये है कि एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक तो हो क्या रहा है और ऊँट किस करवट बैठेगी, इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है। यहाँ पर भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम स्टेक होल्डर्स जो मदारिस ऑर्डिनेंस है उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में पारा चनार की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, वहाँ पे शहरी खुराक और इलाज की सहूलतों से महरूम है, अद्वियात की किल्लत है और इलाज की सहूलियात ना मिलने से जांबाहक जो बच्चे हैं वहाँ पे उनकी तादाद 100 से भी तजावुज़ कर गई है। आखिर कौन है जो इक़दामात उठाएगा? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत का इसराइल से बदला लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है और ख़ित्ते पे इसके असरात क्या होंगे, इस पर अपने पैनल की राय जानेंगे। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ़ करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए स्टूडियोज़ में ज़ुनैरा अज़हर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद आदिल साहब और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। ज़ुनैरा, आगाज़ आपसे करती हूँ। एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हुए, पहला दौर हो चुका है, 2 जनवरी को दूसरा दौर होने वाला है और अब बानी पीटीआई ने ये हिदायत जारी कर दी हैं कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो जारी रखी जाएगी, संजीदगी को देखा जाएगा पहले हुकूमत की। तो क्या ऐसे मुज़ाकरात होते हैं? वेल, थैंक यू जवेरिया। देखें, ये मुज़ाकरात जो हैं ये मतलब ये वो है नहीं जो हमें नज़र आ रहा है। यकीनन टेबल्स पे बिठाया गया है और टेबल्स पे बिठा तो दिया गया है, इसी वजह से जो स्पॉयलर्स हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ते दोनों तरफ से ऐसी बात करने में कि कोई भी एक वजह ऐसी बन जाए कि दूसरा फरीक उठ के टेबल से चला जाए। अब ये कब तक प्रीवेल करता है, इसमें दोनों साइड्स की अपनी अपनी जजमेंट कॉल्स हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है बिकॉज एक यूएस की तरफ से प्रेशर बिल्ट हो रहा है, ईयू की तरफ से एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है और यूके की तरफ से। तो शायद 20 जनवरी का वेट हो रहा है पीटीआई को। अगर हम बात करें 20 जनवरी इज़ द टाइम जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट से प्रेसिडेंट ट्रंप बन जाएंगे, अपना स्वेयर इन कर लेंगे। उसके बाद जो अभी से पोस्चरिंग है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें जो कुछ पाकिस्तान की तरफ डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है उसमें तेज़ी आएगी। और मार्को रूबियो, जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना जो वाइस प्रेसिडेंट अपना जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स नॉमिनेट किया, ही इज़ नोन फॉर प्रो इंडिया, एंटी चाइना, क्यूबा, पैनामा एंड पाकिस्तान एंड ईरान। और लास्ट ईयर जुलाई में 2024 जुलाई में उन्होंने एक बिल भी कांग्रेस में प्रेजेंट किया था। उस वक्त वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल सेनेटर कंसिडर होते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को मैक्सिमम सपोर्ट दी जाए टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। और अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये सारी जो है ये इसी डायरेक्शन में जाएंगी। अभी रिचर्ड ग्रेनेल ने भी कहा है कि हम ऑलरेडी एजेंडा पे पाकिस्तान को जो जो हमने चीज़ें कहनी हैं वो लेके बैठे हुए हैं। सो पाकिस्तान के ऊपर टफ टाइम आने का इंतज़ार पीटीआई अगर इसलिए कर रही है कि उसमें कहीं उनको गुंजाइश मिल जाएगी, तो ये एक सेपरेट बात है। वो उनकी खुशफहमी तो हो सकती है, लेकिन ये बात डन है कि पाकिस्तान पे कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स आने वाले हैं। उस प्रेशर में ये दिखाना दुनिया को कि हम तो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, अगर मिलिट्री ट्रायल के ऊपर आपको एतराज़ात हैं तो इनको तो राइट ऑफ अपील भी मिला हुआ है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इस सब के ऊपर कितना सक्सेसफुली ऑप्टिक्स के लिए चीज़ें प्रेजेंट की जा सकती हैं, मुझे ये मुज़ाकरात उसका हिस्सा लग रहे हैं। तो इसमें से कोई कॉन्क्रीट चीज़ नियर फ्यूचर में कोई बहुत जल्दी निकलती हुई मैं नहीं देख रही। ठीक है, ये मुज़ाकरात जो हैं वो आपको सिर्फ डमी मुज़ाकरात लग रहे हैं। आदिल साहब, जिस तरह से ज़ुनैरा भी बात थी कि मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बिठाया गया है, बानी पीटीआई की अगर हम हिदायत की बात करें तो एक जानिब उन्होंने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखी जाएगी और दूसरा उन्होंने आलमी उमूर पे बात करने के लिए ये 3 लोगों को नॉमिनेट भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये 3 लोग जो हैं वो आलमी उमूर पे बात करेंगे, यानी जो प्रेशर आ रहा है ये उस हवाले से बात की जा रही है। देखिए, अच्छी बात तो यह है कि उनको जो बाहर बैठी अपनी जो लीडरशिप है उसको उसकी जो ज़ुबान है उसको बंद करना होगा, और ताकि जो है वो अगर एक
चले वो अगर मुज़ाकरात पे ये ख़ुद बैठे हैं, बिठाए गए हैं, किसी भी सूरत में बातचीत का दरवाज़ा खुला तो है, बातचीत हो तो रही है। अब मामला ये है, जो मैं कल से तहरीक इंसाफ के बानी की जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, उसके बाद से तासुर ये मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ बड़ी पुरउम्मीद हो गई है कि जैसे जैसे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, उनके तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो और स्टेक होल्डर्स हैं वो शायद घुटने टेक दें सारी सूरत हाल में। मुझे तो बाजार ऐसी सूरत हाल नहीं लगती। अभी भी रिचर्ड कर्नेल का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, जिसमें इससे पहले तो वो ट्वीट कर रहे थे, दर्जनों ट्वीट हैं जो इमरान खान के फेवर में उन्होंने किए थे। अब बाज़ाब्ता तौर पे एक टीवी इंटरव्यू भी दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ट्रंप के साथ अमेरिका में ये सब कुछ हो रहा था, उसी तरह इमरान खान के साथ जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो उनको जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, रिहाई मिलनी चाहिए। तो वो एक बाज़ाब्ता एक खसूसी एलची की ये गुफ्तगू तो है, लेकिन अभी ट्रंप ने जब आना है उसके बाद उनकी प्रायोरिटीज़ में कितना पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वाइट हाउस का जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो पेंटागन का सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मामलात हैं और जो प्रेशर बिल्ड जब भी होता है वो पेंटागन की तरफ से होता है। तो उसके बाद जो है, इससे पहले भी ट्रंप जब आए थे तो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर रहा था, और उन्होंने आज जो रिचर्ड कर्नेल ने एक ये भी बात की कि जब ट्रंप लास्ट टाइम इक़्तिदार में थे तो उनकी जो इमरान खान के जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो एक प्रेशर तो है, अभी तो बातचीत की हद तक है, वो अमली तौर पर उसका किस तरह का जो है वो दबाव पाकिस्तान को फील करना होगा और पाकिस्तान उसके रिएक्शन में क्या कर सकता है। कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया अमेरिका की तरफ से तो वो आफिया सदीकी का जो है वो मुतालबा करेंगे कि हम इमरान खान को रिहा कर देते हैं, आप आफिया सदीकी को रिहा कर दें। इससे पहले शकील अफरीदी के मामलात थे और बहुत सारे मामलात थे। माजी में भी हमने बहुत सारी ऐसे मामलात देखे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर की बुनियाद पर बहुत सारे लीडरों को जो है वो रिहाई भी मिली है और उनको बैरून मुल्क भी भेज दिया गया। तो अब देखते हैं, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने अगर तो फैसला किया हुआ है कि उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, जैसे उन्होंने 9 मई के जो मुजरिम है उनको सज़ाओं का जब प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें ख़ास तौर पर इस बात की निशानदेही की थी कि जो मास्टरमाइंड हैं जब तक उनको सज़ाएं नहीं होंगी उस वक्त तक जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना एक माइंड बनाया हुआ है। अब इंटरनेशनल प्रेशर आने के बाद चीज़ें आगे कैसे चलती हैं वो आने वाले दिनों में हमें ठीक है, आने वाले दिन जो है इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। खाकवानी साहब, बहुत सी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हुकूमत हो या पीटीआई हो, दोनों जानिब बड़ी रिजिड अप्रोच अपनाई जा रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन फिर हमने देखा कि मुज़ाकरात के टेबल पे आ गए। लेकिन अब हुकूमत जो है वो यकीनन तमाम तर शराइत पीटीआई की नहीं मानेगी, और पीटीआई जो है एक जानिब मुज़ाकरात की बातें कर रही है, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक भी, फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है। ओवरऑल किस तरह से गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी और पीटीआई क्या फायदा उठा सकेगी इस सिचुएशन का? आपका सवाल मेरी तरफ है? जी जी जी। अच्छा, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्रेशर काफी इफेक्टिव और अहम होगा। अभी जैसे आदिल साहब ने तफसील से बताया, मैंने वैसे कम भी देखा है कि किसी प्रेसिडेंट की के एडवाइजर्स में से या उनके जो नुखबती नुमाइंदा जो मुख्तलिफ ममालिक के लिए करती हैं, अगरचे उनका एरिया ये नहीं है। रिचर्ड ग्रेनियल का जो साउथ एशिया से कंसर्न नहीं है, लेकिन बहरहाल जिस पिच पे जाके वो बात कर रहे हैं और जिस स्ट्रांगली कर रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट कह लें, अभी जो प्रेसिडेंट मंतखब तो हो ही चुके हैं वो, कि मर्जी या आशीर्वाद या वो मेरा नहीं ख्याल कि अपने दौर पे वो इतना आगे जाके बात कर रही है। तो पीछे कुछ ना कुछ यकीनन है इसके, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो लिंक कर रहे हैं चीज़ों को, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लिंक कर रहे हैं, और ट्रंप और चूंकि ये सारा कुछ में ये सारे प्रोसेस में बाइडेन इंतजामिया का एक खास किस्म का एक रोल, वीक सा रोल रहा है जिसके ट्रंप हमेशा नाकिद रहे हैं। तो उन चीज़ों को अगर मिला के लिंक करके करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पे एक्सटर्नल प्रेशर आएगा और आएगा। और देखिए, इसमें ये राना सनाउल्लाह की बात है, बहुत ही कमजोर, बहुत ही बचकाना सी बात है। आफिया सदीकी को वापस यकीनन आना चाहिए, लेकिन कोई वो अमेरिकन ये जो लोग बात कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई की, वो ये तो नहीं कह रहे कि उनको अमेरिका भेज दें। वो तो ये कह रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट्स को के वाले से बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना हो या सजाएं ना हो, या इस तरह की बात कर रहे हैं।
यानी वो एक खालिसन कानूनी और एक जमहूरी या ह्यूमन राइट्स की बुनियादी बात करें। और पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान ने एक तो यूरोपियन यूनियन से GSP प्लस पाकिस्तान ने स्टेटस लिया हुआ है जो जिसमें उनका ठीक है जुनेरा, इससे पहले भी हमने देखा कि जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है, ख़ासतौर पे अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका जो है वो प्रेशराइज़ करता है। कल हम बात कर रहे थे कि जो सज़ाएं दी गई हैं फ़ौजी अदालतों के तवस्सुत से, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान को। तो इससे पहले हमने देखा था कि जब PTI का दौर था तो आईनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था और PTI इसकी हामी थी, लेकिन अब यकसर सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है। वेल जवेरिया, अगर खाकवानी साहब जो बात कर रहे थे मैं उससे कनेक्ट करूं आपके सवाल को जी, तो देखें US को कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, कहाँ पे कोई नाहक फ़ौजी अदालतें बन रही हैं, कहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है या नहीं है। अगर पड़ता होता तो जो गाज़ा में हुआ है वो ना होता, जो सीरिया में अभी हो रहा है वो ना होता। और ये सारा जो फसाड था ना एक ग्लोबल ऑर्डर का, वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली वॉर ने खोल के रख दिया है कि सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं जो मैटर करते हैं। उसमें अगर उन्होंने पाकिस्तान को ग्रिल करना है तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर चींटी भी मर जाएगी तो वो उसका भी नोटिस ले लेंगे। अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो चाहे पूरी एक नस्ल तबाह कर दें, आप जेनोसाइड कर दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले मैंने एनालिसिस दिया प्रोग्राम के शुरू में, मैं उसमें भी ये कह रही थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फोकस जिन 4-5 कंट्रीज़ के अगेंस्ट होगा। ठीक है जुनेरा, इस फोकस पे और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे हम बात करेंगे इन ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जुनेरा से, और जुनेरा ये कह रही थी कि अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। जुनेरा आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो जब उन्हें फ़र्क पड़ना होगा तो उसमें कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डबल डाउन करना है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसमें ईरान है, उसमें चाइना है, उसमें क्यूबा है, उसमें वेनेजुएला है, और अभी जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं उसमें तो पैनामा भी बीच में आ गया है, उसमें तो कनाडा भी आ गया है। सो वो नहीं होगा जो वादे कैंपेन्स में किए गए हैं। अब जो होने जा रहा है वो ट्रंप की एक हॉकिश अप्रोच है टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ इजराइल। वो उसको लेके सबसे पहले तो ईरान से लेके जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि कोई डेटरेंस ऐसी किसी मुल्क के पास है जो मुस्तकबिल में हॉन्ट कर सकती है US को या इजराइल को, वो उनकी तरफ आएंगे। एंड दिस इज़ वेरी वरीसम, दिस इज़ अ सिंगल पॉइंट विच आई थिंक इज़ वरीसम। अब इसके अराउंड वो कभी भी उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो उसके इर्द गिर्द एक घेरा तंग करना शुरू करते हैं। कभी आपकी किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ करेंगे, कभी किसी चीज़ पे एतराज़ करेंगे, और हम इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी रखते हैं कि हम सिर्फ एक ट्वीट उठा के उस ट्वीट के ज़रिए से सिर्फ एनालाइज करना शुरू कर देते हैं चीज़ों से। उनका ग्रेटर डिज़ाइन ये है और अगले 4 साल टफ होंगे। पाकिस्तान मैटर नहीं करता वाशिंगटन के लिए, पाकिस्तान अब एलाई नहीं है, बिकॉज ना तो कोई ओवर द हराइजन अभी चल रहा है ऑपरेशन जिसमें उन्हें हमारी ज़रूरत हो। अफगानिस्तान को अबैंडन कर चुके हैं, इंडिया को उन्होंने स्ट्रेंथन करना है। सो हम उनके रेडार पे सिर्फ तब होंगे जब इंडिया कहेगा कि हमें पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ उनकी कमेंट्री आई है, ये भी उसी से रेलिवेंट है। सो इसको PTI से जोड़ना, उनका एक बयान आ जाना और PTI वालों का ये समझना कि वो हमें रिलीज कराने की हद तक जाएंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोचना होगा कि वो किसी एक पॉलिटिकल लीडर को रिलीज करा के उससे क्या काम लेना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जुनेरा आपने रखा है। आदिल साहब, इस पे हम कल भी बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि यकीनन अमेरिका जो भी कर रहा है, जो भी फैसले लेने जा रहा है, इंडिया का हाथ उसमें है, जो लॉबिंग हो रही है उस हवाले से भी। आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हैं उनकी वजह से भी पाकिस्तान को मौशी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उससे भी यकीनन मईशत मुतासिर होगी अगर ये कॉल जो है ये प्रॉपर उसी तरह से आगे चलती है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है। तो अल्टीमेटली तो पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है। देखिए, तहरीक इंसाफ के जितनी भी चीज़ें उसने की हैं, उसने इससे पहले भी जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक की अनाउंस की थी, या उसने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की, या चाइनीज़ प्रेसिडेंट के पाकिस्तान आमद के मौके पर वो धरना लेके इस्लामाबाद पहुँचे। वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं कि वो जानबूझ के
ऐसा मौका तलाश करते हैं और उस दौरान वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे वो एक तो उनको इंटरनेशनली उस पर जो है उनको मिलता है और वो अंदर भी एक हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने जैसे कल भी कहा था कि तहरीक इंसाफ की क्वालिटी ये है कि वो बयानिया बहुत अच्छा डेवलप करती है उनकी, और वो ना सिर्फ इमरान खान के अंदर ये क्वालिटी, पूरी तहरीक इंसाफ इसी तरह का जो है माइंड सेट है। वो जब 26 और 24 नवंबर की जब कॉल थी तो उसमें भी आपने देखा कि उन्होंने एहतजाज किया, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया। तो एक जो अपना जो एहतजाज है वो पूरी दुनिया में उन्होंने रजिस्टर कराया। अब उन्होंने एक बयानिया जो है वो बनाया है कि रियासत जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है एक पॉपुलर जमात के ख़िलाफ़। और अब जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ भी जो है वो इसीलिए वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो वापस लेना नहीं चाहती कि हुकूमत के ऊपर जो है वो एक प्रेशर रहे और मामला किसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो हल हो जाए। और हल कैसे होंगे, इमरान खान की रिहाई किस तरह से मुमकिन होगी? मुझे तो नहीं लगता कि मुमकिन होगी, क्योंकि जो 6 जनवरी का फैसला आना है और वो इसीलिए ताखीर का शिकार हुआ था कि उसमें कोई नुक्स ना रह जाए। जैसे माजी में हमने देखा कि बहुत सारे फैसलों को जो है वो हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। अब कोशिश ये की जा रही है कि उसमें कोई नुक्स ना रह जाए जिसकी वजह से हाई कोर्ट से जो है फौरी रिलीफ जो है वो बानी पीटीआई को ना मिले। तो स्टेट की अपनी पॉलिसी है, लेकिन स्टेट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो उस पीटीआई के मुकाबले में उस तरह का बयानिया बनाने में जो है वो नाकाम है। ठीक है, आपको लगता है कि पीटीआई बयानिया बनाने में बहुत कामयाब होते हैं और स्टेट जो है वो उस तरह का बयानिया बना नहीं पाती है। खाकवानी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो धमकी दी जा रही है, इसे धमकी ही हम कहेंगे, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, ये कॉल है, इसको वापस नहीं लिया जा रहा, कितनी जान है इसमें, इस कॉल में? इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत बार आखिरी कॉल कह के एहतजाज किए गए और बहुत से और तरीके भी अपनाए गए, लेकिन वो बेसूद रहे। देखिए, मुश्किल मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए ऑप्शंस काफी कम हो गई हैं, वो ऑप्शंस आउट उनके लिए हो चुकी है, ज्यादा है नहीं। और इसलिए सिर्फ नाफरमानी की बात पे उनको जाना पड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान में डोमेस्टिकली तो मुझे कोई एक मेरे तरीका के 5% उम्मीद भी नहीं कि कामयाब हो सके। सिविल नाफरमानी में तो ये होता है ना, लोग जो लॉज को भी ओबे नहीं कर रहे होते, अपने बिल्स नहीं भर रहे, सब चीजें नहीं भरती, तो मुमकिन नहीं है। और अगर उनका मुतालबा बाहर के लोगों से है कि वो रेमिटेंसीज ना भेजें, तो मेरा ख्याल है हमारी जो आती हैं पाकिस्तान में, जो हमारे लोग बाहर से भेजते हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ से है, सऊदी अरब, अमारात और कुवैत और कतर वगैरह। तो यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है, लोग अपने घरों में भेजते हैं। घर के उनके लिए वो कोई तफरीह के लिए या लग्जरी के लिए नहीं भेज रहे होते, तो वो तो वैसे ही रहेगा। थोड़ा बदल ये हो सकता है कि यूरोप से और अमेरिका से, चूंकि वो भी एक बड़ा हिस्सा आता है हमारी रेमिटेंसीज का, उसमें शायद कुछ फर्क पड़े। लेकिन मेरा ख्याल, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए और इसी एंगेजमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और मसला होना चाहिए। अलबत्ता अभी आदिल साहब ने जो बात की वो दिलचस्प मुझे लगी कि उस फैसले में इसलिए उसको कोशिश की जा रही है कि नुक्स रहे। भी कौन कोशिश कर रहा है? वो जो जज साहब हैं, उन्होंने ही फैसला सुनाना है ना। अगर वो कोशिश करें तो अच्छी बात है, हर जज को चाहिए कि वो फैसला अच्छी तरह मेहनत करके लिखे, लेकिन बाकी लोगों को तो कोशिश नहीं करनी चाहिए ना उस फैसले के लिए। जिसका काम है वही काम करे अपना। मेरा ख्याल है, देखिए, ये सारे मामले अपनी जगह चलते रहे। रिहाई जो है असूली तौर पे अगर अदालतों से अगर रिहाई मिलती है तो उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़े, की जो है मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात को सीरियस लेना चाहिए, हुकूमत को भी, तहरीक इंसाफ को भी। इन मुज़ाकरात के जरिए चीजों में टेम्परेचर भी कम हो सकता है। अपेरेंटली तो खाकवानी साहब लग रहा है कि हुकूमत संजीदा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात भी करती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके जो शराइत हैं, फिर उसके साथ साथ वो जो डराना धमकाना चाह रहे हैं, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्ली मुज़ाकरात के हामी नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि हमारी शराइत भी मानी जाए और फिर हमारा पलड़ा भी भारी रहे। तो शायद ऐसा नहीं होता। खैर, हल जो है वो मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। नाज़रीन, अभी हम बात कर लेते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जिस पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ये मामला है, तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल के लिए नया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है। ज़ुनैरा, आपको लगता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर मुतफ़िक हो जाएंगे? देखिए, मेजर स्टेक होल्डर तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान है और ये मदरसा रिफॉर्म्स से जुड़ा मामला है, जो कि नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था।
और तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि 1960 से लेके अभी तक आहिस्ता 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 हम इस काबिल हुए थे कि रजिस्ट्रेशन की जो मशरूम ग्रोथ है उसको किसी ना किसी तरह किसी हद तक टैप कर सकें, तो ये उसके लिए कोई इतना अच्छा नहीं है जो गवर्नमेंट सरेंडर कर रही है मौलाना के आगे। द थिंग इज़ कि छोटे छोटे नुक्ते होते हैं जिनको हम ओपनली डिस्कस भी नहीं करते कि असल में तो मांग क्या रहे हैं। मौलाना ने मांगा क्या था? मौलाना ने ये कहा था कि अगर एक जो मदरसा है अगर वो एक वफाकुल मदारिस के साथ रजिस्टर होगा तो उसके बाद वो जितनी मर्जी ब्रांचेस खोले वो रजिस्टर्ड ही कंसिडर होंगी। अब उसमें क्या उसके बैंक अकाउंट्स भी नहीं मॉनिटर होंगे, उसमें और क्या चीज़ें हैं ये कुछ क्लियर नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन द थिन एयर। तो हमारे यहाँ आधी डिस्कशन तो वैसे ही हम तक पहुँचाई नहीं जाती, हमें मालूम नहीं होता कि ये मसला है क्या। जो आधी हम तक पहुँचती है वो भी डूबियस होती है और उतने में चीज़ें पास होके लोग स्टेक होल्डर्स आपस में मसले हल कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये मदरसा रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेगी चीज़ या उसके अगेंस्ट जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी टेररिज्म में जो पाकिस्तान जहाँ तक पहुँच गया है उसमें मदरसों को कंट्रोल करना और मेन स्ट्रीम के में लेके आना उसको ये बहुत ज़रूरी था। तो अगर वापस आपने उनकी बात मान ली है तो फिर ओपनली कहें कि यू हैव सरेंडर्ड बिकॉज ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर एंड यू कैन नॉट अफोर्ड कि वो भी सड़कों पर आ जाएं। तो क्योंकि इसके ऊपर खुल के बात नहीं हो रही तो हम भी इतनी ही बात कर सकते हैं, बट श्योरली स्टेट हैज़ सरेंडर्ड टू मौलाना फजलुर रहमान। पॉइंट ये भी है आदिल साहब के आखिर हर कोई हुकूमत को ब्लैकमेल करने पे तुला हुआ है और अपेरेंटली हमें लग रहा है हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। देखिए, जब कमज़ोर हुकूमतें होती हैं तो फिर यही होता है, फिर कोई भी किसी भी वक्त मौके का फ़ायदा उठा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि हुकूमत जो है वो वीक ग्राउंड पे है, उसके पास पॉपुलैरिटी तो वैसे ही नहीं थी उनके पास। दूसरा आपने देखा कि वो बैसाखियों के ऊपर खड़ी भी है, तहरीक इंसाफ उसके ऊपर आए रोज़ जो है वो चढ़ाई कर देती है इस्लामाबाद पे। तो ऐसे में मौलाना जो इस सारे मामले पर अपना दुख छुपा के बैठे हुए थे, उन्होंने भी मौका गनीमत जाना कि इस मौके का फ़ायदा उठा के जो है वो जो उनकी रिजर्वेशंस थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ले लें। और दूसरा चीज़ ये है कि मौलाना का जो वोट बैंक है या मौलाना का जो जिसे कहते हैं कि एक ख़ास हलका है, वो तो मदरसे ही हैं। मदरसों की बुनियाद पर ही उनकी सियासत जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। तो मौलाना ने मौके का फ़ायदा उठाया है। अब हुकूमत शायद उस तरफ मुकम्मल तौर पर तो सरेंडर ना करे, लेकिन उसमें उनकी कोशिश है कि जो डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट है, इसके दरमियान से कोई जो है मामला रख के तो मौलाना को जो खदशात हैं वो दूर कर दिए जाएं। तो चूँकि रियासत ने ये सारे फैसले इसलिए किए थे कि फैटफ का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और फैटफ का प्रेशर इसलिए था कि मदरसों के अंदर कहाँ से पैसा आता है, किस तरह से आता है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। तो बहुत सारी मसाइल हैं, इंटरनल भी हैं, इंटरनल आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक्सटर्नल आपके ऊपर वैसे प्रेशर्स हैं कि आप बहुत सारा इलीगल जो मनी है वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व थी। तो अब देखते हैं कि हुकूमत जो नई जो ला रही है ऑर्डिनेंस, उसमें किस हद तक बच के जो है मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकती है कि कल को फिर दोबारा फैटफ की तरफ से एतराज़ात ना आ जाएं। ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया था, फिर एक पूरा मेहनत एक सर्कल इसमें इन्वॉल्व है, उसके अंदर बहुत सारे इदारों की काविशें थी जिसके बाद पाकिस्तान जो है सारी सूरत हाल से बाहर निकला। अब अगर मौलाना के कहने पे या मौलाना के सामने सरेंडर करने पे पाकिस्तान के ऊपर फिर कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो फिर एक नई मुसीबत पाकिस्तान के लिए खड़ी हो जाएगी। यकीनन ऐसी है। खाकानी साहब, आपको लगता है कि जो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से, या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? देखें, एक सादा सी इक्वेशन है। एक तरफ मौलाना और 5 पुराने मदारस बोर्ड हैं, इत्तेहाद तंजीमात मदारस जिसमें वफाक मदारस सबसे नुमाया है, वो चाहते हैं कि सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो जिस तरह पहले हुआ करती थी। दूसरी तरफ 10 बोर्ड हैं जिसमें जामिअत रशीद का जो मजमा उलूम इस्लामिया नुमाया है, मिनाजुल कुरान उलूम का भी है, दावत इस्लामी का भी है, और भी 10 बोर्ड है। वो 10 के 10 बोर्ड के तहत 18,500 मदारस हैं, 22 लाख सुपर फिगर्स हैं, और ये फिगर्स कौमी असम्बली में पेश हो चुके हैं सितंबर में, यानी ऑफिशियल फिगर्स हैं। ये सारे लोग वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हैं। इनका ये कहना ये है कि हमें ना चढ़ा जाए, हमारे मसले हल हो गए हैं, वजारत तालीम के तहत जाने से हमें आसानियां मिली हैं, बैंक अकाउंट्स हमारे खुले हैं, गैर मुल्की तलबा को उनको
वीजे मिले हैं, सारे मसाइल हल, स्मूथ हमारा काम चल रहा है। हमें दोबारा से सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने पर ना लाया जाए। तो मेरा ख्याल है दरमियाना रास्ता यही निकलना चाहिए, या तो ये है कि हुकूमत स्टैंड ले और सबको वजारत तालीम के तहत करे, जो कि होना चाहिए। मदारस को वजारत तालीम के तहत होना चाहिए, सोसाइटी एक्ट के तहत कुत्तों की नहीं, दीनी तालीम देते हैं, तालीम का मामला है तो उनको इधर आना चाहिए। सबसे बेहतर तो ये है। अगर ऐसा नहीं, और मौलाना असल में हुकूमत की गलती ये है कि 26वीं तरमीम के साथ उन्होंने उस वक्त बगैर सोचे समझे उस बिल को क्यों मंजूर कर लिया था, उस बिल पे गौर क्यों नहीं किया था। उनकी गलती ये, उनका गलती और ब्लंडर है जिसको बारे में मानना चाहिए। तो बहरहाल अब उनका यही है कि उनको भी फिर इजाजत दे दें कि वो लोग सोसाइटी एक्ट के तहत चले जाएं। तो बाकी वैसे एक बात मैं आपको कहूँ, सोसाइटी एक्ट के तहत मदरसे को रजिस्टर्ड कराना ज्यादा मुश्किल है। सोसाइटी एक्ट में पाबंदियां बहुत सख्त हैं, अकाउंट्स खोलने में मुश्किल है, यानी आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी एक्ट में मदरसे धड़ाधड़ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मदरसों की रजिस्ट्रेशन ज्यादा मुश्किल, वजारत तालीम के तहत ज्यादा आसान। खाकवानी साहब, जिस तरह से 26वीं तरमीम की आपने बात की ज़ुनैरा, आपको लगता है कि वाकई उस टाइम भी हुकूमत जो है वो बड़ी केओस की सी सूरत हाल में थी? मौलाना के साथ भी वादे हो गए, फिर कुछ वादे ऐसे भी थे जो पीपल्स पार्टी के साथ किए गए, बिलावल भुट्टो भी नाराज़ नज़र आते हैं। तो उस टाइम भी हुकूमत जो है वो मुश्किल में थी, तो फटाफट उन्होंने जो भी मुतालबात थे वो माने और अभी भी मुश्किल में। देखिए, तो गवर्नमेंट के लोग मानते हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त जल्दी में हमने ये कर लिया, लेकिन ये अजीब गवर्नमेंट है। ये वो सियासी जमातें हैं जिन्हें 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया पाकिस्तान की सियासत में। इनसे आप इशारे से बात करें तो ये समझते हैं कि उसका क्या मतलब है, उसकी प्रोज क्या है, कॉन्स कौन है। तो इनसे ये एक्सपेक्ट करना इनसे गलती हो गई, नहीं, इनसे गलती नहीं हुई। इन्होंने उस वक्त कहा सब ठीक है जी मौलाना, जो आप कहेंगे वो हम मानेंगे। इन्हें पता था ये बाद में ब्लंडर होगा, सो इसको ओन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमारे पे एक इम्प्रेशन है कि सदर ममलिकत भी अगर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं कि जी अगर ऐसा हुआ तो फैटफ से प्रेशर आएगा। ठीक है, फैटफ से प्रेशर आएगा, लेकिन आपको खुद भी तो अपने इंटरनल मामलात पे कोई होश के नाखून लेने हैं कि नहीं लेने। आप उस पर नहीं स्टैंड ले सकते कि भाई ऑलरेडी फैटफ तो बाद में आता है, हमने ऑलरेडी इतनी मुश्किल से नेशनल एक्शन प्लान में ये चीज़ डाली कि हम सब कुछ रिफॉर्म, मदरसा रिफॉर्म्स लेके आएंगे, उनका करिकुलम देखेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, उनके बैंक अकाउंट्स मॉनिटर होंगे। टेरर फाइनेंसिंग का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे उसके बाद लगाए, पहले इंटरनली देखे ना क्या हालात थे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर सामने ये कह सके कि ये एक असूली मामला है और इससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नाउ दिस इज द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन इस पे कोई नहीं कहेगा कि दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बाकी सारे मामलों में नेशनल सिक्योरिटी मैनिपुलेट होगी। तो इसलिए ये सारे क्रिएटेड और कॉन्कॉक्टेड प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जिसमें हर एक को उसका हिस्सा दे के चुप करा दिया जाता है। चाहे सोसाइटी एक्ट में मुश्किल से मदरसे रजिस्टर होते हो, लेकिन उसमें बहरहाल इस तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं जिसमें मौलाना खुश हैं। तो तालीम का मामला है, आप तालीम की तरफ लाएं मदरसों को। कौन सी दुनिया में सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन मौलाना का जो मुतालबा है उसको डिनाई भी करते हैं, लेकिन फिर अपने कंधों पे उसका बोझ भी नहीं लेना चाहते और ब्लंटली ये भी नहीं कहते कि ये गलत है। आदिल साहब, ऐसा क्यों? मौलाना की नाराजगी आखिर क्यों मोल नहीं ले सकती है गवर्नमेंट? देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली बहुत सारे मसाइल हैं और उसकी वजह से जो इकॉनमी पर प्रेशर है और आप एक तरफ आप पीटीआई आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, दूसरी तरफ आप मौलाना के साथ सींग फंसाने का मतलब ये है कि एक और स्ट्रीट पावर जो है आप उसके साथ पंगा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो शायद दूसरा की जिसे कहते हैं कि शिद्दत के साथ नहीं आई। मौलाना का एक बहुत बड़ा जो है वो हल्का अहबाब है जो केपी और बलूचिस्तान से जो है उनका अगर धरना जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा तो हुकूमत के लिए मुश्किलात तो बननी है। जिस इससे पहले जब रिफॉर्म्स की गई थी उसकी बुनियादी वजह तो यही थी और वो उसमें यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर भी था और उसी बुनियाद पर हुई थी, क्योंकि उसको लुक आफ्टर भी एक फौज का एक जनरल साहब कर रहे थे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ने ना चाहते हुए बहुत सारी चीजों पे उस वक्त भी हाँ की थी और मौलाना भी इसीलिए उस टाइम एग्री हो गए थे। अब जो अभी भी जो रजिस्ट किया जा रहा है मामला वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ज्यादा है, वरना जो है वो आसिफ जरदारी साहब की क्या मजाल थी कि वो जब असम्बलियों ने उसको अप्रूव कर दिया वो उसको रोक के बैठ जाते। लेकिन अब चूंकि एक मामला हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि अगर एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी को एंगेज किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो मौलाना को मौका ना दिया जाए कि वो इस्लामाबाद पे जो है वो चढ़ाई कर दे, तो इसके नताइज जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई इतने अच्छे नहीं होंगे।
तो ठीक है, तो ये समझ नहीं आ रही कि एक बैरूनी चैलेंजेस हैं जिससे पाकिस्तान को निपटना पड़ा है हुकूमत को भी, और अंदरूनी चैलेंजेस भी ऐसे हैं जिसके हुकूमत हमें बेबस नजर आ रही है। खाकवानी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर एक नया ऑर्डिनेंस लेके आएंगे तो किस हद तक मौलाना को राजी कर सकती है गवर्नमेंट उसमें? मौलाना को रजामंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी बिल में ही, ये जो उनका बिल है, इसी में ज्यादातर एक शिक्का एक सतर का इजाफा हो जाएगा कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वजारत तालीम के तहत उनको ना छेड़ा जाए। ये तो उससे ये तो एक होगा कि जो अगर नए लोग रजिस्टर्ड होने के लिए वजारत तालीम की तरफ जाना चाहें, शायद वो ना हो सके, वो शायद सोसाइटी एक्ट की तरफ आना चाहें, तो इसलिए, लेकिन जो पहले से मौजूद है, मेरे ख्याल मौलाना भी ओपनली ये बात नहीं कह रहे। मौलाना इस बात की मुखालफत ऐलानिया से नहीं कर रहे कि वो भी बहरहाल उनमें दूसरी तरफ बड़े मदारस हैं और उलमाए दीन हैं और बड़े बड़े नामवर उलमाए दीन है, वो बहुत बड़ा हल्का है उनका दीनी तलबा का भी। तो मौलाना ओपनली अनाउंस नहीं कर रहे, मौलाना हिकमत अमली से काम ले रहे हैं कि इसको ना छेड़ा जाए और फिर दोबारा नया बिल ले आए। नया बिल लाने का मकसद, एक नया दोबारा से तरमीम क्यों आए? जब ये बिल वापस आया है सदर से, अब आप असम्बली उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर सकती है, तो एक शिक का इजाफा करके कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है, देखें जो मदारस वजारत तालीम के साथ हैं वो ये समझ लें कि स्टेट के रिफॉर्म्स के एजेंडे को उन्होंने सपोर्ट किया है। ये वो मदारस हैं जो साथ असली तालीम भी दे रहे हैं, मैट्रिक बुनियाद पर वो दर्सनामी दाखिला देते हैं और आगे इंटर और बीए और अंग्रेजी और साइंस और कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। इन तमाम मदारस में वजारत तालीम के तहत जाने वाले मदारस है, वो इन चीजों को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो चीज है जो स्टेट चाहती है, ये वो चीज है पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग चाहते हैं, हमारे जो मौलवी साहबान हो वो जदीद जमाने से भी वाकिफ हो चीजों से, तो हमें इसलिए उनको बेयार मददगार तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, खाकवानी साहब, जुनैरा कुछ ऐड ऑन करना चाह रही? जी जुनैरा। इसी संडे डॉन में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उन्होंने ये लिखा है, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान से जाके सीरिया में जितनी भी वहाँ पे सिविल वॉर की आपस की जंगें हुई हैं, उसमें पाकिस्तानियों के फुटप्रिंट मौजूद हैं। सो पाकिस्तानी जहादी अगर अभी तक इम्पोर्ट हो रहे हैं और हम यहाँ पे इस कश्मकश में हैं कि सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए या किसी को खुश रखने के लिए हम बस उसकी बात मान लें, ये बहुत बड़ी थ्रेट है। और इस्टेब्लिशमेंट ने अगर इस पे स्टैंड लिया हुआ है तो बिल्कुल ठीक लिया हुआ है। दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे जब सिक्योरिटी मामलात ख़राब होते हैं, और बाय द वे जाहिदीन और फातमीन के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद हैं, वो तक सीरिया में जाके लड़ी हैं। अब वहाँ से जब वो वापस आएंगी वो यहीं पर आएंगी और पहले ही आपके कुरम की हालत ख़राब है। तो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट रिफॉर्मिंग द मदरसाज आर। और अगर उसके ऊपर सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं तो इससे आप अंदाजा कर लें कि फिर स्टेट के साथ एक्चुअली ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और इस हवाले से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेररिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, कुरम पारा चनार की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। नाज़रीन, इस पे तो पैनल की राय आपने जानी, लेकिन पारा चनार की जो सूरत हाल है वहाँ पे क्या मामलात हैं और कौन वहाँ के मामलात को देखेगा, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता हम 2.5 माह से बात करें तो जो पारा चनार की सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे जो कबाइल हैं उनके दरमियान तसादुम जारी है। 100 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, राब्ते मुनक़ता हैं। वहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 100 से ज़ायद बच्चों की हलाकतें हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, अद्वियात का फुकदान है। और ऐसे में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि यहाँ पे कुरम में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जुनैरा, ये कौन से इक़दामात हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे? देखिए, हकीकत यह है कि ये वाक़या हुआ था 21 नवंबर को, और जो पहली KP की एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई है वो मेरे ख्याल है 1 हफ़्ता पहले हुई है। इस दौरान में जो वहाँ पर फूड सप्लाईज़ का, मेडिसिन सप्लाईज़ का जो मामला रहा है, उस पर डॉन में एक बहुत डिटेल रिपोर्ट आई है। आप अगर उसे पढ़ें तो वो बताते हैं कि यहाँ पे बच्चे सख्त सर्दी की वजह से उन्हें मलेरिया के इंजेक्टेबल और एंटीबायोटिक्स चाहिए थे इमरजेंसी में, वो अवेलेबल नहीं है। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल खबरें होती हैं ना कि फ़लाने सूबे ने मुश्किल में फ़लाँ सूबे को ये पहुँचा दिया वो पहुँचा दिया, उन्होंने ये तक गवारा नहीं किया कि वो ये पूछ लें कि मेडिसिन कौन सी चाहिए। वहाँ एंटी फंगल मेडिसिन भिजवा दी उन्होंने। वहाँ चेस्ट कंजेशन का बच्चों को मामला हो रहा है, मलेरिया है, नमूनिया हो रहा है, और दवाइयाँ
दवाइयाँ एंटी फंगल वहाँ पे पहुँची हुई हैं। उसके अलावा क्या स्टेट्स इस तरह चलती हैं कि आप हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से दवाइयाँ पहुँचा रहे हो? ये तो फेल्ड स्टेट्स में होता है। वहाँ पे जो क्लोजर्स का मामला है, रोड क्लोजर्स, वो सिर्फ कोई सिक्योरिटी पर्सनल बंद नहीं करते, वहाँ फियर इतना है कि लोग खुद बाहर नहीं निकलते। फिर जब वो बाहर नहीं निकलते तो वो एक चेन रिएक्शन चलता है, डेली वेजर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती, उनका रोज़ का ज़ाहिर है रोज़गार बंद हो जाता है। उससे वहाँ पे उन्होंने कहा है हमारे पास घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पेट्रोल ना होने की वजह से वाटर टैंकर्स नहीं पहुंच सक रहे। ये गवर्नेंस का मैंने आपको हल्का सा वहाँ पे जो ग्लिम्प्स है ना वो दिया है। उसके बाद अगर सीएम हो या कोई भी हो वो ये कहते हैं कि वहाँ सब नॉर्मल है तो उनको सलूट ही किया जा सकता है सिर्फ, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आदिल साहब, ये कहा जा रहा है कि स्पेशल पुलिस फोर्स का कयाम अमन में लाया जाएगा। क्या स्पेशल जो फोर्स है, जो पुलिस फोर्स बनाई जा रही है, वो अमन लेके आ सकेगी वहाँ पे? और जो सूरत हाल वहाँ पे हमें नजर आ रही है, किस हद तक आप स्टेट की और सूबे की नाकामी देख रहे हैं इसमें? इसमें टोटल फेलियर है सूबाई हुकूमत का। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी थी जब पहला वाक़या हुआ था, जिसकी बुनियाद पर ये सारे मामला शुरू हुए, और वो फिर बढ़ते बढ़ते अब तक 100 से ज़्यादा जो है वहाँ पर हलाकतें हो चुकी हैं। आज भी अद्वियात और ना पहुँचने की वजह से कई मासूम बच्चों की डेथ हुई है। चूँकि मौसम सर्द है, नमूनिया वहाँ बच्चों के अंदर एक वबा के तौर पर फैला हुआ है। जिस तरह से अभी जुनैरा कह रही थी कि जो मेडिसिन चाहिए थी उसके बदले में दूसरी मेडिसिन भेज दी गई, यही सूरत हाल है। ये पूरी एक तो रेट है ही नहीं ना वहाँ पर। केपीके के बेशतर इलाकों में रेट नहीं है, ना रियासत की रेट है, और सूबाई हुकूमत तो कहीं किसी खाते में है ही नहीं। वो अपना जो पॉपुलैरिटी का जो घमंड है उसका हुकूमत का या उनके वजीर आला का, उनका फोकस तो पॉलिटिकल मामलात है। उनका फोकस अपना सूबा ना पहले था ना अब है। ये जितने भी हालात ख़राब हुए हैं वो उसमें हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से ख़राब हुए हैं। और जो बेसिक मसला ये है कि आप जितनी मर्जी चौकियाँ कायम कर लें, जितना मर्जी जो कुछ कर लें, वहाँ पर कबाइल जो है वो मौजूद हैं। आप कबाइल को जब तक मुतमईन नहीं करेंगे, उनकी जो इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं, उसको हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक वहाँ पर अमन कायम होना किसी तौर पे मुमकिन नहीं है। आप जितनी मर्जी चौकियाँ कर ले, आप उनसे असला लेने की कोशिश करें, जो भी आप करें, तो इसलिए एक मुत्तफ़िका स्ट्रेटजी जो है वो बननी चाहिए। स्ट्रेटजी एक जो पायदार स्ट्रेटजी है बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बननी चाहिए। खाकवानी साहब, आपको क्या लगता है कौन बनाएगा ये स्ट्रेटजी और क्या क्या इकदाम होने चाहिए वहाँ पे क़याम अमन के लिए? देखिए, हुकूमत को बनानी चाहिए, जाहिर बात है। और अपेक्स कमेटी ने जो अभी पिछले दिनों फैसले किए थे कि बंकर तोड़ देंगे और सब चीजें, ये देखिए वहाँ दो, मैं इसको समझ नहीं पा रहा कि मामला इतना संगीन हुआ क्यों है। वहाँ देखिए, एक तो वो चंद एकड़ जमीन का अराजी का मामला है, तनाज़ा है, उसको तो हुकूमत को चाहिए खुद ही जब्त कर ले या खत्म कर दे, वहाँ पे मतलब बिल्कुल काबिल काश ही ना रखे उस जमीन को, ताकि वो तनाज़ा खत्म करे ना। और दूसरा जो वहाँ पे जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, एक तरफ ज़ैनिबून के लोग हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके नाम भी ले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं उसमें। और इवन ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान से भी लोग आ जाते हैं, तो ये फिरका वराना बुनियाद पे भी मामला वहाँ पे चल रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं, इनको खत्म करना चाहिए, बंकर भी खत्म करने चाहिए। और अब असल बात ये है कि स्टेट को पूरी अपनी ताकत के साथ, पहले हिकमत के साथ, समझदारी के साथ, लेकिन साथ पूरी अथॉरिटी के साथ अपनी रीट मनवानी भी चाहिए और रूल ऑफ लॉ कायम करना चाहिए। कोई भी कानून से बालातर ना हो। अब देख रहे कितनी खौफनाक बात हुई कि एक तरफ उन्होंने पहले बसों के कन्वाय पे फायरिंग करके, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें और किसी को वहाँ पे जो करने वाले लोग हैं उनमें से कोई किसी को पछतावा नहीं है। और जवाबी कार्रवाई हुई, जवाबी कार्रवाई में दूसरी तरफ के लोगों को, वो भी बहुत से लोगों को घरों में हमला करके, बस्ती में हमला करके निशाना बनाया गया। तो ये तो लग रहा है जिस तरह कोई ठीक है, यानी हुकूमत को अपनी रिट मनवानी चाहिए। पूरी सूरत हाल में जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको भी होश के नाखून लेने चाहिए और उसको जागना चाहिए और इस सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान की जानिब से क्या धमकी दी गई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत का इसराइल से बदला लेने का एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। जुनैरा, क्या ईरान ने एक बार फिर से ख़तरे की घंटी बजा दी है? क्या असरात इसके देख रही हैं आप? एक्चुअली जवेरिया, जब इजराइल ने खुल के कह दिया
कि हाँ जी हमने आपकी सरजमीन पे तेहरान में हमने ही अटैक करके उन्हें मारा था, तो जाहिर है फिर एक रिस्पांस देना तो बनता था ईरान। लेकिन उससे पहले से एवरीबडी नो उसके, चाहे वो पेजर अटैक्स हों, चाहे वो डमास्कस में ईरानियन एम्बेसी पे हमला हो, चाहे वो ईरान की सरजमीन के ऊपर इस्माइल हानिया का कत्ल हो, ये सब जाहिर है मोसाद कर रही है, इजरायली इंटेलिजेंस कर रही है। लेकिन अब बिकॉज वो चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो में खुल के बता रहे हैं कि हाँ हमने ये किया, तो अपने मुल्क के अंदर एक रिस्पांस देने के लिए भी वहाँ की लीडरशिप का ये काम तो था कि वो रिस्पांस दे। बट अगर वो रिस्पांस ना भी देते और इजराइल ये ना भी कहता, तो भी सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि इजराइल खुल के चीज़ों को डिस्टेबलाइज कर रहा है, मामलात को ख़राब कर रहा है। इस वक्त एक गैप ज़रूर आया है हमास की तरफ से, क्योंकि लीडरशिप का फुकदान है। वो लीडरशिप जो 30 ईयर्स से चीज़ों में डिसीजन मेकिंग कर रही थी, स्टेट्स के साथ कनेक्टेड थी, मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही थी, अब अगर वो नहीं है तो उस वैक्यूम का फ़ायदा इजराइल मैक्सिमम उठा रहा है। सीरिया में अपनी सेटलमेंट्स के लिए जगह पे कब्जा कर रहा है मैक्सिमम। सो ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है और ये बढ़ेगी वक्त के साथ। मैं बार बार कह चुकी हूँ ये ईरान तक आएगी। ईरान ने इसको कैसे हैंडल करना है, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद उनको अभी से इसकी तैयारी करनी है, लेकिन बहरहाल सिचुएशन और ख़राब होगी। ठीक है आदिल साहब, इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। ईरान और इसराइल एक बार फिर आमने सामने है। इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका क्या सोच रहा है और अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए अमेरिका की स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है। वो उनकी एक स्टेट पॉलिसी है, वो बाइडन हो ट्रंप हो एक ही बात है। इसराइल को उन्होंने सपोर्ट करनी है और जो ईरान की प्रॉक्सीज थी वो ऑलमोस्ट वहाँ से तकरीबन सफाया हो चुका है। इसराइल अब एक अच्छी पोजीशन में है कि वो ईरान के गिर्द एक घेरा तंग कर दे, तो आने वाले दिन जो हैं वो ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। तो इस वक्त ईरान को बजाय धमकियां देने के अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ी सी जो है वो तब्दीली लानी चाहिए। उसको अरब रियासतों को इंगेज करना चाहिए ताकि ये मामला ज़्यादा ना ख़राब हो। अगर अकेला ईरान इसराइल के मुकाबले में या उससे लड़ने की कोशिश का या उसका ख्याल में कि वो उसको जवाब दे सकता, वो जवाब नहीं दे सकता उसको। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि अब वहाँ पर ईरान को अपनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए रीजन के अंदर अरब स्टेट के साथ, ताकि कोई प्रेशर कोई बातचीत का रास्ता निकले। वरना ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है और उसके बाद जो हालात बनेंगे वो आने वाले दिनों में ही अंदाज़ा हो सकता है कि मामला किस हद तक ख़राब हो सकता है। हाक़ानी साहब, आपको लगता है कि ईरान को अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करना चाहिए और वो तब्दील करेगा? देखिए मुझे ये लग रहा है कि ईरान का ये कोई उसे उस तरह रियल मानों में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता कि ईरान इसराइल पे कोई हमला करेगा। अच्छा। इस वक्त करने की पोजीशन में है या आबैल मुझे मार की तरह कोई बड़ा अटैक करके ईरान को इसराइल को मौका दे कि वो बहुत बड़े पैमाने पे उस पे हमला करके तनसीबात डिफेंस की और दूसरी भी तबाह कर दे। मेरा ख्याल है कि इन्होंने जिस सिचुएशन बनी है, उन्होंने जो कि अब उन्होंने कन्फेशन कर लिया है इस्माइल हानिया को शहीद करने का इसराइल ने, तो अब इनको ये एक स्टेटमेंट तो बनती थी। अब उसके बाद वो ज़ाहिर ये कहेंगे कि हम मुनासिब वक्त करेंगे और उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है टाइम। तो वो बाकी मेरा ख्याल है कि ईरान के खिलाफ एक पूरा मैप है, प्लान है, और आप अगर फौरी तौर पर ईरान अगर तब्दील करने की कोशिश करे भी सी अपनी पॉलिसी, तो इतना आसान नहीं है। जो इनके आसपास वाले मुल्क हैं वो भी एक तवील अरसे से ईरान से तंग है और चीजें इस तरह इतना जल्दी होती नहीं है, बल्कि बाद ज्यादा कमजोरी या बुजदिली का या इस तरह जो मुजाहरा होता है वो प्रेशर बढ़ाता है। तो ईरानी जो स्टाइल है वो ये है कि आपने एक जुर्रत से बात करें, एक स्ट्रांग बात करें, कन्फ्रंट करने की कोशिश करें, लेकिन वो उसके दरमियान में कैलकुलेट करते हैं। अब देखें ना, उन्होंने इसराइल के खिलाफ जो एक दो किए है वो बड़ी कैलकुलेटेड उन्होंने की है और अपने प्रॉक्सीज को ज्यादा इस्तेमाल किया। अब वो उनकी प्रॉक्सीज कमजोर हो गई है, तो ईरान के लिए मसाइल है, ईरान के लिए बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, कोई शक नहीं। लेकिन ये कि बिल्कुल कमजोर अपना तासुर देना भी ईरान को सूट नहीं करता। एंगेजमेंट जरूर रखें अपने अरब कंट्रीज से और लोगों से, लेकिन अब इतना आसान नहीं ना। आपने जिनको अपना इतना मुखालिफ बनाया है, तब आप मुश्किल वक्त है और आप कमजोर हो रहे हैं, तो आप क्यों सहारा देंगे? तो इतना आसान नहीं है ना। जो बहुत सारी चीजें उसमें, मिडल ईस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कॉम्प्लिकेटेड मसला है और उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। बहरहाल ईरान के लिए सीरियस मामला हैं और हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला बचाए मुस्लिम ममालिक को, क्योंकि
ईरान पे अगर हुआ तो फिर जंग बढ़ेगी और फिर मामला आसान नहीं होगा, आगे तक जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और ज़ुनैरा जुनैरा हमेशा ये बात करती हैं कि जो सूरत हाल है वो यहाँ तक नहीं रुकेगी बल्कि आगे भी जाएगी, तो खित्ते को क्या आप देख रही हैं कि मसाइल दरपेश हो सकते हैं? और अगर हम ईरान की बात करें तो यकीनन बहुत से चैलेंजेस हैं जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ब्लंटली वो इसराइल को बदला देगा या सिर्फ ये उन्होंने जो एक चीज़ को एक्सेप्ट किया था उसका जवाब दिया गया है, सिर्फ लफ्जी बात की गई है कि हम बदला लेंगे? देखिए ये तो वो रिस्पांस था ना जो इजराइल ने जब कह दिया कि हमने आपकी सरजमीन पे इस्माइल हानिया को मारा है, तो इतना तो कहना उन्होंने हर हाल में था। इसके बगैर कैसे वो सरवाइव करते या फेस करते अपने लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि 1944 से सीरिया में रशियन प्रेजेंस थी और अभी जो वहाँ पर रेबल ग्रुप जिसके ऊपर सारी चीज़ें चली गई हैं, जिसको एकदम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था, जिसके सरबराह के ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, वो अब वहाँ के सरबराह हैं और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएस कह रहा है कि हम उनके साथ इंगेज कर रहे हैं और बड़ी प्रोडक्टिव इंगेजमेंट है। तो मतलब लोगों को बेवकूफ़ तो ना समझे, एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है। तो एक बड़े तरीके से रशियन प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट से निकाला गया है क्योंकि जाहिर है रशिया जो है वो यूक्रेन में बिजी था। तो अगर आप देखें तो वन बाय वन ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, इजराइल ने यूएस की मर्जी से वो सब अचीव किया है मिडिल ईस्ट में जो वो करना चाहता है। लास्ट है ईरान सरेंडर करे अपना एटॉमिक प्रोग्राम। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से आप ये नहीं देखेंगे कि टिट फॉर टैट हमले हो रहे हो, एक दूसरे को बता के एक दूसरे पे हमले हो रहे हो। अब जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इवन वर्स देन बिफोर। सो इसलिए हालात मजीद ख़राब होंगे और हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर ईरान तक जंग आती है तो फिर पाकिस्तान ने क्या करना है। वैसे पाकिस्तान को पहले से अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि हालात जो अभी हमें सिचुएशन बुरी नज़र आ रही है इससे आगे भी जा सकती है। नाज़रीन, मेरे पैनल की राय आपने जानी। आज के टॉपिक्स पे हमें इजाज़त दीजिए आज के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।